हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सब लोग बहुत बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का इंस्पायर एकेडमी में। पिछले लेक्चर्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कुछ डीपीबी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और मैंने उस लेक्चर के एंड में आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिया हुआ था जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना था। चलिए आज हम जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया था उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के आंसर्स सही आए या नहीं आए और आप लोगों को किस हद तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे उन अधूरे क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे क्या क्वेश्चंस क्या थे भाई। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा थे, सभी लोगों को याद होगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये अटेम्प्ट किए थे और इसमें हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे एक तरीके से हम लोग चेक कर रहे थे क्या कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन सही है या नहीं है, यही चेक कर रहे थे हम पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, और हमको क्या पता लगा था कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ये इक्वेशन क्यों गलत हो गई थी भाई, क्योंकि इसके जो राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर नहीं आया था, इसीलिए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब यहाँ पे मास देखे, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखे थे, सॉरी यहाँ पे क्या देखे, फोर्स देखे, और ये क्या था, मास था। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किए तो हमको समझ में आया कि जो लेंथ है वाला पार्ट बाहर नहीं निकल पाया, लेंथ से लेंथ कैंसिल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से बराबर नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं यहां इसी क्वेश्चन में, अगर मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना होता, सही करना होता, मान लो ये फॉर्मूला अगर सही है तो किस बेस पे सही हो सकता था। एक तो कंडीशन क्या थी जो मैंने आपको बताया था, एक कंडीशन क्या बताया था कि ऊपर आप क्या कर दो, वर्क डन बना दो। ठीक है, ऊपर फोर्स को क्या बना दो, वर्क डन बना दो, तो भी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि नीचे जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही रहने दो, इसको क्या लिखो, 1/2L रूट ओवर एफ डिवाइडेड बाय एम। अब यहां पे मास केवल मास नहीं है, यहां पे मास क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ है। क्या है, मास पर यूनिट यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब यहां पे मास क्या हो गया, मास केवल मास नहीं रहा, अब मास मास पर यूनिट लेंथ है, यानी पर यूनिट लेंथ में मास कितना है वो बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर उस हिसाब से हम देखें तो अगर मैं बोलूं कि ये मास केवल मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो उस हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूले को चेक करें तब वो सही होता है कि नहीं, इस चीज को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि हैविंग अ मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमसे थोड़ी सी चूक क्या हुई थी, हमने केवल मास लिए थे। ठीक है, क्या लिए थे, केवल मास लिए थे। क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ देके रखा हुआ है। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ देके रखा हुआ है। अगर मास पर यूनिट लेंथ देके रखा हुआ है तो उस हिसाब से एक बार हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक बार डील करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, इसको मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, इसको क्या करें, मिटा दें। ठीक है, चलो। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने मास को केवल मास के तौर पे ही ट्रीट किए थे, इस वजह से हमारा जो फॉर्मूला, हम उस तरीके से अगर देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या था, गलत था। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये मास केवल मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ होने से क्या हो जाएगा भाई, इससे क्या चेंज आ जाएगा सर, मास बोलो चाहे मास पर यूनिट लेंथ बोलो, क्या चेंज आ जाएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, हम जब मास बोलते हैं, केवल मास की जब बात करते हैं, तो मास की केवल बात करते हैं तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम होता है। लेकिन इसी जगह अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, मास पर यूनिट लेंथ की अगर बात करता हूं, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाता है, मास पर यूनिट लेंथ हो जाता है m डिवाइडेड बाय l। क्या हो जाता है, m डिवाइडेड बाय l, यानी मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास कितनी पर्टिकुलर कितनी लेंथ में कितना मास है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, मास और मास पर यूनिट लेंथ में क्या अंतर होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा कभी आया तो आप वहां पे चूक कर सकते हैं।
ठीक है, वहां पे गलती कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देके रखेगा मास पर यूनिट लेंथ, आप ले लोगे उसको केवल मास, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, क्या है मेरे पास, ये पेन है। अगर मैं बोलूं ये पर्टिकुलर इसकी कुछ लेंथ है, ठीक है, इसकी क्या है, कुछ लेंथ है। अगर इसकी लेंथ में मैं देखूं तो एक छोटी सी लेंथ की अगर बात करूं, इतने छोटे से पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस छोटे से पार्ट में भी कुछ मास है, ठीक है, तो पर्टिकुलर मास उतनी लेंथ में है, तो उसी चीज को बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर लेंथ में जितना भी है थोड़ा कम मास होगा, इस पूरी लेंथ में कुछ ज्यादा मास होगा। जैसे मैं अगर बोल दूं कि 10 सेंटीमीटर की पेन है, कितने की है, 10 सेंटीमीटर की पेन है, और 10 सेंटीमीटर पेन का अगर मैं मास बोल दूं, अभी ऐसे ही मास बोल रहा हूं 1 किलोग्राम है, ठीक है, क्या है, 1 किलोग्राम है। अगर मैं इसे कट कर दूं 20 से, ठीक है, तो इसे अगर कट कर दूं तो अब जो हाफ पेन बचेगी, क्या बनेगी, हाफ पेन बचेगी, उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका कितना वेट आएगा, हाफ केजी आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अगर पूरी पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर मान रहा हूं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान रहा हूं, और पूरी 10 सेंटीमीटर में, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, 10 सेंटीमीटर में कितना मास बोल रहे हो, 1 केजी मास बोल रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितना मास हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मास होएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 केजी बोलोगे ना। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ, इसी चीज को क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या आ गया, 0.1 केजी। तो 5 सेंटीमीटर में कितना मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 1/10 इंटू 5, यानी 2/5, सॉरी सॉरी 1 बाय, कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर में कितना मास आया, 1/2 किलोग्राम। क्लियर, समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो इस बात को जरूर समझना बहुत जरूरी है कि मास और मास पर यूनिट लेंथ दोनों में ही क्या होता है, अंतर होता है। चलो, तो मास पर यूनिट लेंथ से इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मास पर यूनिट लेंथ वाली कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये कहानी आप समझ में आ गई है तो उस हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलो, अगर उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या आता है, देखते हैं भाई। चलो ठीक है, तो n क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है। n क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। अगर n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या आया था फॉर्मूला, t पे पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल की बात कर रहा हूं, तो 2 इंटू एल मतलब लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l। ठीक, रूट के अंदर अगर मैं डालूं तो f क्या है, फोर्स है, तो फोर्स में क्या बोलूंगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml t पे पावर -2 होता है। ml t पे पावर क्या होता है भाई, -2 होता है। वैसे ही अगर मैं मास की, अब इस मास की बात करूं तो ये मास क्या है, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ है। क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय l हो जाएगा। चलो, यहां से अगर तुम सॉल्व करते हो तो देखो क्या आएगा भाई, यहां एक मास से एक m कैंसिल हो गया, L कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो L कहां चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो यहां पे जो ये कांस्टेंट नंबर है इसको तो हटा दो, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं, तो यहां पे लिख दिए L, ये लिख दिए रूट, और यहां आ गया L t पे पावर -2। अब देखो एक L ऊपर गया है तो ये L स्क्वायर बन जाएगा, अरे हाँ या ना, ये एक L क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एक चीज और कर सकते हो आप, एक चीज और क्या कर सकते हो, अगर यहां से देखा जाए तो इस t को, इस t माइनस t पे पावर क्या था, -2 था, तो उसको t स्क्वायर नीचे ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखो t पे पावर -2 था, उसको डिनोमिनेटर में ला दिया। ठीक है, और ये l ऊपर चला गया तो l का स्क्वायर बन गया। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, t पे पावर -1, इस पे भी क्या लिखा हुआ है, इधर क्या, t पे पावर -1, तो 1/l, ऊपर क्या हो जाएगा, l बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। ठीक, सॉरी t स्क्वायर नहीं, t पे पावर -1, सॉरी कुछ गड़बड़ बोल रहा हूं मैं, t स्क्वायर है तो t क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
टी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो टी पे पावर -1 1 अपॉन एल, एल बाय टी, तो एल किससे एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब बचा क्या टी। तो देखो टी पे पावर -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, टी पे पावर -1। क्लियर है बात? ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जब हम इसको मास ना लेते हुए मास पर यूनिट लेंथ ले लेंगे तो उस हिसाब से ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि अब सभी लोगों को समझ में आएगा कि अगर मैं इसको मास ना लेते हुए मास पर यूनिट लेंथ लूं तो भी फॉर्मूला सही हो सकता है। अगर मैं इसको मास ले रहा हूं तो ऊपर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, फोर्स को चेंज करना पड़ेगा, फोर्स को वर्क लिखना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का किस तरीके से यूज कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ देके रखा हुआ था, क्या देके रखा हुआ है भाई, किसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या क्या देके रखा हुआ है, एक आपके पास देके रखा हुआ है क्या, एक आपके पास देके रखा हुआ है क्या भाई, क्या देके रखा हुआ है, क्या देके रखा हुआ है, देखो क्या देके रखा हुआ है, एक पार्ट देके रखा हुआ है, पेन दोनों सफेद है, एक चेंज कर लेते हैं, येलो कर ले एक को। ठीक, चलो तो ये क्या देके रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, ईटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ईटा, ये इसको क्या बोलते हैं, ईटा। और यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन ने बोल के रखा है आपके पास दिया क्या क्या है, पहले देख लो क्या क्या दिया है आपके पास। एक देके रखा है ईटा, जो कि क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है भाई, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर मैं रो की बात करूं तो रो क्या है भाई, डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है, ये चीज दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर वहीं पे आर की बात करूं, किसकी बात करूं, आर की बात करूं, तो आर क्या देके रखा हुआ है भाई, आर क्या देके रखा हुआ है, कुछ देके रखा हुआ है, कहीं दिया हुआ है आर, आर क्या है, रेडियस है, देखो ये देके रखा हुआ है, आर क्या है, रेडियस है, एंड द रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, तो आर क्या है वहां पे, रेडियस है, क्या है भाई, रेडियस है। ठीक है, क्या है, रेडियस है। ठीक, तो हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस। अच्छा, अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है भाई, हमको तो ये मालूम ही नहीं है और हमने इसका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं पढ़े। चलो तो इसको मैं बताता हूं आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। एक बहुत अच्छे आसान तरीके से समझने की कोशिश करो। जैसे हम लोग जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे सरफेस और हमारे पैरों के बीच में कुछ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो जब दो सॉलिड के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, तो वहां पे एक कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको नाम दिया जाता है म्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कब होता है, जब दो सॉलिड के बीच में क्या लगे, क्या लगे, दो सॉलिड के बीच में क्या लगे, फ्रिक्शन लगे, दो सॉलिड के बीच में क्या लगे, फ्रिक्शन लगे। ठीक, जब जो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन लगे तो हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ही जब लिक्विड सरफेस के बीच में, किसके बीच में भाई, लिक्विड सरफेस, ठीक है, किसके बीच में, लिक्विड सरफेस अगर है हमारे पास कोई, देखो ऐसा नहीं होता कि लिक्विड में सरफेस नहीं होती है, लिक्विड में बिल्कुल सरफेस होती है। ठीक है, लेयर बाय लेयर भी लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जब कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जब लेयर्स के बीच में, किसकी लेयर्स के बीच में, लिक्विड के लेयर्स के बीच में जब कोई फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तो वहां पे जो कोफिशिएंट आता है उसको क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी एक तरीके का क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। क्या है, विस्कोसिटी एक तरीके का क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। क्लियर हुई बात? ठीक, तो ये कहां से निकाले, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, किसमें स्ट्रेस भाई, लेयर्स के बीच में, लिक्विड सरफेस के लेयर्स के बीच में भी स्ट्रेस आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, या
ये जो लिक्विड सरफेस के बीच में जो स्ट्रेस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, लिक्विड की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा एक चैप्टर ही आएगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पूरा चैप्टर आने वाला है, वहां पे हम लोग ये सब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बच्चों, सभी चीज हम लोग अपने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। आगे जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे सब जगह मैं पढ़ाते चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी एक आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कभी सुने ही नहीं हो। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है टाउ, तो यहाँ पे आ जाता है एक क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जो कि होता है dv बाय dx, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये अगर टाउ की बात करूं, ये एक स्ट्रेस है। ठीक है, लिक्विड स्ट्रेस है, और इसकी वैल्यू, स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। अरे हाँ या ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, यहां से अगर मैं बोलूं तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ क्या हो गया, अगर इसको मैं अच्छे से देखूं तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ईटा निकालना है। क्या निकालना है, ईटा निकालना है। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना। अभी अपन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़े कि जिस किसी का भी हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, जिस किसी का भी हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बाकी उस पार्ट को एक तरफ रहने दो और बाकी पार्ट को दूसरी तरफ ले जा लो। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो देखो एफ बाय ए इज इक्वल टू ईटा डीवी बाय क्या है, ये डीएक्स फॉर्मूला बन रहा है। मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ईटा का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो चलो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां पे लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एफ डीएक्स साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए इनटू डीवी नीचे आ जाएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। क्लियर है बात, तो ये ईटा निकल जाएगा। अब देखो यहां से अगर निकालो तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2। डीएक्स की बात करूं तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एल लिखोगे। अरे हाँ या ना, एरिया की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ए यहाँ पे क्या है, एरिया, एरिया है, तो एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। डीवी, अगर मैं डीवी की बात कर रहा हूं, डीवी मतलब यहां पे वेलोसिटी से है, ये क्या है भाई, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, डीवी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी पे पावर -1। क्लियर है बात, ठीक है, एल टी पे पावर -1। अगर अच्छे से देखोगे तो एक एल से एक एल कैंसल आउट हो गया। ठीक है, देखो, और अगर देखा जाए तो कहीं और दिख रहा है क्या, एक एल यहाँ पे है, एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टी पे अगर देखा जाए तो -2 है, नीचे पे पावर क्या है, -1 है, टी ऊपर जाएगा तो क्या प्लस का बन जाएगा, तो टी पे पावर -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आएगा, एम, देखो एल नीचे बन गया, बच गया है, तो एल पे पावर -1। ठीक है, देखो तो ऊपर 2l था, नीचे एल पे पावर 3 था, इसीलिए एल पे पावर -1 आ गया। टी पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर -1 बचेगा। क्लियर है बात। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके लिए, लिक्विड के लिए, जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये चीज। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो मैं एक तरीके से ऐसे क्वेश्चंस लेकर आपको और भी बहुत सारे अलग अलग जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो पूछ सकता है ना एग्जाम में, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको बताते चला जा रहा हूं। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा, चलो ठीक, सभी को समझ में आ गया। ये सब सारी चीजें नोट कर लीजिए, मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, क्योंकि हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है भाई, हमको क्या निकालना है भाई,
क्या निकालना है? हमको निकालना कुछ और है यहाँ पे, हमको निकालना है x। क्या निकालना है भाई? x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है और z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल के रखा है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है भाई? किससे प्रोपोर्शनल है? ईटा पे पावर x, रो पे पावर y और r पे पावर z से। क्लियर है बात? ठीक है, हमको उस x, y और z की वैल्यू निकालना है। बट मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी चीजें दी हुई है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो दिया हुआ है, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो दिया हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देके रखा हुआ है यहाँ पे। देखो ये क्या देके रखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पे एक डेंसिटी, डेंसिटी आप सभी को मालूम है, ठीक है, डेंसिटी आप सभी को मालूम है। डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी सभी को मालूम है, क्या? पर यूनिट वॉल्यूम, तो m बाय एल क्यूब हो जाएगा। तो जो चीज आपने पहले पढ़ के रखे हो, जो चीज आसान है उसे बताने की जरूरत नहीं है। रेडियस की अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबका क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वेलोसिटी है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एल टी पे पावर -1 ही होगा। ठीक है, तो चलो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। हमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझना था, हमने एक बार समझ लिए। सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लो क्या होता है। देखो यहां से अगर इसका फॉर्मूला अगर देखें, देखो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसकी यूनिट भी लिख सकते हो। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई? मास है तो मैं बोल सकता हूं किलोग्राम। कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं? एमकेएस यूनिट की बात कर रहा हूं। कौन सी यूनिट? एमकेएस यूनिट की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। एल पे पावर -1 नीचे, यानी एल पे पावर -1 है, मतलब डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मीटर होगा। टी पे पावर -1 यानी टाइम का है, तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड। ठीक है, तो एक तरीके से उसकी जो यूनिट हो जाती है, किसकी यूनिट? किसकी यूनिट भाई? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या बोल सकता हूं मैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बोल सकता हूं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सभी को समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो मैं इस चीज को क्या करने वाला हूं? अब रब करने वाला हूं। ठीक है, इस चीज को मैं क्या करने वाला हूं? इरेज करने वाला हूं। ठीक है, आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या मिली है यहाँ पे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? विस्कोसिटी का। किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो अब फिर से अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमको निकालना क्या है यहाँ पे? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक, किसका क्या निकालना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो ये भी अपन निकाल कैसे रहे हैं भाई? अपन निकाल कैसे रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। किसका यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। चलो कैसे निकालोगे? तो एक तरीके से उसने बोला क्या है? क्या बोला है भाई? क्या बोला है कि VC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? n पे पावर ईटा पे पावर x, रो पे पावर y और r पे पावर z के। ठीक है, तो देखो VC की अगर मैं बात करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L T पे पावर -1 होगा। अरे हाँ या ना? इसका L T पे पावर -1 क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, एक k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ईटा का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। क्या निकाला हूं भाई? m L पे पावर -1 T पे पावर -1, इस पे पूरा होल क्या है? x है। क्या है? इस पे होल पावर x। वैसे ही डेंसिटी की अगर बात करूंगा तो डेंसिटी का क्या आ जाएगा? m L पे पावर -3, इस पे होल पावर क्या है? y डॉट, अगर मैं यहां देखूं डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस नहीं रेडियस है, तो रेडियस भी एक तरीके की लेंथ ही है, तो मैं बोल सकता हूं L पे पावर क्या हो गया? z हो गया। L पे पावर क्या हो गया? z हो गया। सभी को समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक तरीके से जो डायमेंशंस दी हुई हैं एम एल टी, इनकी पावर्स को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। ठीक है, यही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में यूज पढ़े थे हम लोगों ने कि किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक, तो चलो पहले मैं थोड़ा सेपरेट कर लूं चीजों को। ठीक है, थोड़ा सेपरेट कर लूं। कैसे सेपरेट करूं भाई? कोई दूसरी पेन यूज करता हूं ताकि आपको चीजें अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, चलो इधर आगे करें। चलो यहां से करते हैं, यहां पे आगे करते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल टी पे पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं अगर लिखूंगा तो देखो m पे पावर x लिख सकता हूँ, k एक डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो उसके लिए हम कुछ लिख नहीं सकते, तो उसे ऐसे ही रहने दो, k का k ही रहने दो, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिखूंगा, m पे पावर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे x लिख सकता हूँ, यहाँ पे l पे पावर क्या लिख सकता हूँ, -x लिख सकता हूँ, t पे पावर -x, ठीक है। वैसे ही इनटू में क्या लिखूंगा, m पे पावर y, ठीक है। ये देखो ये सब इनटू में है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, m पे पावर क्या है, y है, l पे पावर क्या है, -3y, ठीक है। ये सब यहां से लिख रहा हूँ, देखो इन पे y की पावर थी, अभी सब की पावर में ले जाते जा रहा हूँ, m पे पावर y, l पे पावर -3, अब यहाँ पे l पे पावर z, इनटू में क्या लिख दूंगा, l पे पावर z, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, l t पे पावर -1, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, अपना कंसंट्रेशन लूज मत करना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा और लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक m है, और कहाँ पे है m और एक ये है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि m पे पावर x प्लस y, क्योंकि बेस सेम है। वैसे ही l की अगर बात करूँ तो l यहाँ पे l पे पावर क्या है, -x, और यहाँ पे l पे पावर -3y, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ l पे पावर -x -3y बोल सकता हूँ। वैसे ही t पे पावर की अगर मैं बात करूँ तो t पे पावर यहाँ है -x प्लस z बोल सकता हूँ, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखो L की अगर बात करूं तो L पे पावर एक क्या है, -x है, ठीक है, L पे पावर -3y है, और एक L पे पावर क्या है, z है, तो यहाँ पे +z लिख दूं। और T की अगर मैं बात करूं तो T और कहीं नहीं है, तो T पे पावर -x, ठीक है। समझ में आया क्या, सभी को समझ में आया, एकदम साथ में बने रहना, ठीक है, धीरे धीरे साथ में देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, साथ में देखते रहो। मैं थोड़ा पेन को और चेंज करता हूँ, ठीक है। तो L t पे पावर -1, ठीक, इज इक्वल टू k को अभी रहने दो, k को आप छोड़ दो एक तरीके से, क्योंकि k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है ना, तो k को छोड़ दो। अब देखो m पे पावर x प्लस y, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अच्छे से, l पे पावर क्या है भाई, -x -3y प्लस z, और t पे पावर क्या हो गया, -x। अब देखो पावर्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहां से मैं पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं। देखो पावर को अगर कंपेयर करोगे, इधर m है ही नहीं है, lt पे पावर -1 है, क्यों, lt पे पावर -1 क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी था, और वेलोसिटी का क्या होता है, lt पे पावर -1, m क्या होता है, 0। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एक इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। L के अगर कंपैरिजन की बात करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, -x -3y प्लस z इज इक्वल टू 1, क्यों 1, क्योंकि इधर L पे पावर 1 है, इधर L पे पावर ये है, तो दोनों की पावर को इक्वेट कर सकते हैं। उसी तरीके से t की पावर इक्वेट करोगे तो यहाँ t की पावर क्या इक्वेट करोगे, -x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, बिल्कुल बहुत आराम से समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो -x इज इक्वल टू -1, ठीक। तो ये देखो -1 से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ आप देखो तो आपके पास क्या आ गया, अगर आप देखो यहाँ पे तो आपके पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे देखो क्या आ गया भाई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो x की वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू निकल गई, x निकालना था, x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू ऊपर में रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, -1, ठीक है, कितनी निकल जाएगी, -1। चलो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई, तो अब मैं इस इक्वेशन में अगर x और y की वैल्यू रख दूं तो क्या निकल जाएगा, z भी निकल जाएगा। तो चलो रख देते हैं, -1 -3 इंटू -1 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3, देखो -3 इंटू -1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 प्लस 3 2, 2 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, z के साथ कुछ तो नहीं है, ठीक नहीं है। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 2 बचा था, 2 उधर गया तो 1 - 2, तो ये आ गया -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई -1, z की वैल्यू आ गई क्या, -1। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है,
1 -1 -1, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। 1 -1 -1, 1 -1 -1। देखिए मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको डायमेंशनल एनालिसिस अगर अच्छे से मालूम है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का या कोई भी डायरेक्ट क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी लगा होगा आपको, डेफिनेटली आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत लेंथी, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आप बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताया, इसलिए ये सब इतना लंबा चला। अगर आप डेली प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन को करेंगे, बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपसे बहुत तेजी से क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फंडामेंटल क्वांटिटी किसको चूज कर रहे हैं? एनर्जी को, वी को, टी को। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। ठीक है, क्या बोल रहा है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। चलो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हमने क्या किए हैं? इसको लिखे हैं। क्या किए हैं भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में अपन लोग ने इसको चेंज करना है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? अब एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी क्या है? ये एनर्जी देके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे v क्या देके रखा हुआ? वेलोसिटी देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है? वेलोसिटी देके रखा हुआ है। t क्या देके रखा हुआ है? यहाँ पे टाइम। ठीक, अगर अच्छे से देखा जाए, अच्छे से देखा जाए तो सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन क्या होता है? ऐसा कुछ बोलते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अरे हाँ या ना? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हमको तो निकालना किसके फॉर्मेट में है? एनर्जी, एनर्जी को फंडामेंटल बनाना है, वेलोसिटी को फंडामेंटल बनाना है और टाइम को फंडामेंटल बनाना है। कैसे करोगे? लेकिन हमारा जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और एमएलटी के फॉर्म में कुछ और निकलता है। तो देखो, कोशिश क्या करते हैं हम लोग? इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करें किस फॉर्मेट में? एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं, अपन लोग ट्राई करते हैं, एक दो ट्राई करेंगे। हिडन ट्रायल मेथड जैसे कुछ करते हैं अपन लोग, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ करो ट्राई। ठीक, तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं भाई? फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं? अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? एल भी नहीं चाहिए, एफ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो देखो एनर्जी को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या? एनर्जी या वर्क डन भी बोलूं इसको, क्या बोल सकता हूं? वर्क डन बोल सकता हूं। एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां से फोर्स को, एफ को ऐसा लिख सकता हूं क्या? ई डिवाइडेड बाय डी एस। अरे हाँ या ना? क्या लिख सकता हूं? ए डिवाइडेड बाय डी एस लिख सकता हूं। ठीक, क्या लिख सकता हूं? ई डिवाइडेड बाय डी एस लिख सकता हूं। एक तरीका तो ये है कि मैं फोर्स को ऐसा लिख दूं। ठीक है, और क्या है? अगर ds आ गया नीचे तो ये भी लेंथ हो गया, और ds भी क्या होती है? एक तरीके की लेंथ ही होती है। तो मैं और एक चीज क्या बोल सकता हूं? अब आपको याद होगा वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ds बाय dt होता है। क्या होता है ये? ds बाय dt होता है। क्लियर है? तो ds बाय dt होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ds की जगह क्या लिख सकता हूं? v इंटू dt। dt का मतलब क्या है? टाइम से। dt का मतलब क्या है? टाइम से। तो देखो ds को क्या लिख दिया? v इंटू dt। ठीक, अब देखो ये L और ये ds दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस की बात कर रहा है और ये भी L क्या है? यहाँ पे लेंथ है, यानी ये भी एक डिस्टेंस की बात है। तो दोनों को मैं सेम बोल सकता हूँ। क्लियर है बात? तो मैं इनको क्या करता हूँ? अब एक्सचेंज करता हूँ। तो F को क्या लिख दूं मैं? सबसे पहले F को क्या लिख दूं भाई? F को लिख देता हूं मैं क्या? F को क्या लिख दूं भाई? देखो यहां से समझो, चीजों को एकदम ध्यान से समझना। F को क्या लिख दूं भाई? यहां से देखो F निकाला हूं मैंने। F को क्या लिख दूं? F को क्या लिख दूं? E बाय ds। चलो
ई बाय डी एस, ठीक है, एफ को लिख दिया इनटू क्या लिखा हुआ है एल, देखो एफ को लिख दिया मैंने ई बाय डी एस। अब इसको एल को मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि एल मेरे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है एक तरीके का, डीएस भी एक डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों को एल को मैं एस एज अ डीएस लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेंथ है तो दोनों को मैं सेम लिख दूं, तो यहां से क्या बन जाएगा ई डिवाइडेड बाय डी एस इंटू डी एस यानी डी एस स्क्वायर। अब देखो ds को तुम क्या लिख सकते हो वेलोसिटी और टाइम के फॉर्मेट में, v इंटू क्या लिख सकते हो t लिख सकते हो, ये वेलोसिटी का टर्म है, और dt मतलब कि t ही, dt मतलब चेंज इन टाइम या टाइम t, तो उसको क्या लिख सकते हो t लिख सकते हो, यानी vt या ds को क्या लिख सकते हो vt लिख सकते हो। चलो तो vt का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अच्छे से देखा जाए तो ये क्या बन गया e v पे पावर -2 t पे पावर -2, ये दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों पे पावर 2 की हो गई। तो देखो ये एक तरीके से ऐसा फंडामेंटल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, तो ये क्या बन गया फंडामेंटल में e v पे पावर -2 t पे पावर -2। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, कहीं दिख रहा है आपको, देखो थर्ड वाला ऑप्शन आ गया, e v पे पावर -2 t पे पावर -2। तो आप जब भी कभी भी कोई भी अगर डायराइव्ड क्वांटिटी है और उसको किसी दूसरी डायराइव्ड क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बना देता है, ठीक है, मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल से हटा के वो बोलता है कि कुछ हम लोग जो दे रहे हैं आपको, क्या एनर्जी वेलोसिटी और टाइम, इनको आप फंडामेंटल बना दो, ऐसा जब भी बोले तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले देखो कि किसका निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे किसका निकालने के लिए बोल रहा है सरफेस टेंशन का, ठीक है, सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय एल भी बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं सरफेस टेंशन को, आप कुछ भी एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय एल बोल दिया मैंने। अब देखो अगर एफ देखा जाए तो एफ में नहीं दिखा सकते, एल में भी नहीं दिखा सकते, फंडामेंटल हमको एनर्जी वेलोसिटी और टाइम को बनाना है, तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं, क्योंकि एनर्जी वर्क का ही एक फॉर्म है, तो मैं बोल सकता हूं एफ डॉट डी एस, या एफ इंटू एल भी बोल सकता हूं, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है वर्क डन, ठीक है, या ई बोल सकता हूं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे उसी को लिख दिया, तो यहां से मैंने फोर्स निकाल लिया, क्या निकाल लिया यहाँ से फोर्स निकाल लिया, फोर्स क्या निकल गया ई डिवाइडेड बाय डी एस, ठीक है, तो ई डिवाइडेड बाय डी एस लिख दिया। आपको मैंने बताया कि नीचे ये क्या है लेंथ है और डी एस भी एक तरीके की लेंथ होती है, तो मैं दोनों को एक तरीके से एक ही फॉर्म में लिख देता हूँ, डी एस और डी एस के फॉर्म में लिख देता हूँ। अब आपको मालूम है कि वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो डी एस बाय डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हो, अरे हाँ या ना, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहां से ds को क्या लिख सकते हो v इंटू टी लिख सकते हो, क्लियर, तो vt लिख दिया, ठीक। अब dd जो लिख रहा हूं ये एक तरीके से बहुत स्मॉल पार्ट के लिए होता है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको s बाय टी भी लिख सकते हो, ठीक है, s बाय टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसको s बाय टी भी लिख सकते हो, तो यहां से क्या आ गया आपका s कितना आ गया, s आ गया vt, s का क्या आ गया vt आ गया। अब देखो यहाँ पे ds जो लिखा हूं वो s ही है एक तरीके से s, ठीक है, तो ये s स्क्वायर हो गया था नीचे, तो s स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ vt स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये v का स्क्वायर t का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, तो e v पे पावर -2 t पे पावर -2, ऐसे ही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर है, e v पे पावर -2 t पे पावर -2, ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलो ऐसे ही रिलेटेड इससे इसी टाइप का सिमिलर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, तो और भी मेरे ख्याल से अगर कुछ नहीं बात समझ में आई होगी तो समझ में आ जाएगी, चलिए ठीक है आगे देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए क्या बोल रहा है, इफ फोर्स F वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ फोर्स F वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में अगर ले रहे हो आप, उनको फंडामेंटल बना दिए, यानी एम एल टी को हटा दिया आपने, फंडामेंटल अब वो नहीं है आपके लिए, तो क्या लिख सकते हो, द डायमेंशन ऑफ मास विल बी, अब वो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ मास, ठीक, डायमेंशन ऑफ मास, अगर मास की अगर बात करें है ना, m स्मॉल m, पहले क्या बोलते थे डायमेंशन ऑफ मास m, ऐसा m लिखते थे, लेकिन वो बोल रहा है कि इस m को किस फॉर्मेट में, f v और t के फॉर्मेट में लिखना है, क्लियर है बात,
किसके फॉर्मेट में, एफ वी और टी के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, चलो तो कैसे लिखोगे भाई, कैसे लिखोगे, तो कभी भी देखो किसके फॉर्मेट में दे रहा है वो देखो, उससे कुछ रिलेशन कुछ बन सकता है क्या, इस चीज को सोचना पड़ेगा अपने को। तो देखो फोर्स वेलोसिटी और टाइम से कुछ रिलेट करता है क्या, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू, देखो समझो चीजों को समझ के करना है अपने को, कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है, हर एक चीज को समझ के करना है। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे, तो यहां से अगर देखोगे आप, तो F इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बोल सकते हो ना यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, अरे हाँ या ना, क्या बोल सकते हो, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है, इसी मास का क्या निकालना है, डायमेंशन, क्या निकालना है, इन द फॉर्म ऑफ एफ वी और टी। ठीक, तो F इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हो। अच्छा, A को क्या लिख सकते हो भाई, A क्या है, एक्सेलरेशन है, इसको लिख सकते हो V बाय टी, अरे हाँ या ना, वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, या वेलोसिटी अपॉन टाइम अभी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेशन v बाई टी होता है। ठीक है, तो चलो मैं अगर बोल रहा हूं तो F इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी बाय टी, अरे दिखा कुछ, अरे चमका, देखो ये F दिख गया, V दिख गया, T दिख गया, हमको M का निकालना है, अरे चमका के नहीं चमका, अरे हाँ या ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको इधर ला लूं, ला लूं T को, V को इधर नीचे ला लूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मास बन गया, अरे हाँ या ना, ये क्या बन गया, मास बन गया, और इन्हीं को एज अ हमको क्या लेना है, फंडामेंटल लेना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, एफ टी, वी नीचे है, वी ऊपर जाएगा, -1। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फॉर्म में मास को इस तरीके से लिख सकते हो आप, तो एफ टी वी पे पावर -1, कहीं दिख रहा है, एफ टी वी पे पावर -1, फोर्थ आंसर आ गया, एफ टी वी पे पावर -1, क्लियर है, बीच में भी लिखा है उसने, हमने लास्ट में लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। तो आपको देखना है कि क्या रिलेशन आप देख सकते हो, जो फंडामेंटल बोल के रखा है क्वांटिटीज उनको देखो, उनको देख के उनका कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, ठीक है, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को अपन लोगों ने पिछले पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किए थे, थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को हिंट भी किया था इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अच्छा क्या हिंट था भाई, हिंट क्या था, सभी लोगों को याद है हिंट, ठीक है, हिंट क्या था कि एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चों, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, और यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है जो कि क्या है, परमिटिविटी, जो कि क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K को यहां पे आप क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, परमिटिविटी निकाल सकते हैं, क्लियर है, यही चीज अपन लोगों ने डिस्कस किए थे थोड़ा। चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, इस क्वेश्चन को चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई क्या आता है इसका ऑप्शन देखते हैं, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, परमिटिविटी निकालूंगा, ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग किस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे, परमिटिविटी को। ठीक है, तो परमिटिविटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही लेंगे, ठीक है, यही लेंगे। चलिए एक काम कीजिए, सारी चीजों को देखो, आपको निकालना क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी का, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको निकालना क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है, इस पार्ट का निकालना है, ठीक है, कौन सा पार्ट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आपको एप्सिलॉन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और ई का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए,
ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो F इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक काम करो, एप्सिलॉन का निकालना है तो एप्सिलॉन इधर ला लो और F को नीचे ले जाओ। ठीक है, तो 1/4 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, F नीचे आ गया, ये आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर, क्या आ गया 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या होता है भाई, अब देखिए यहाँ पे ये जो 1/4 पाई है ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, नहीं होता। चलिए भाई, तो ये इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। F का, F क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, ml t पे पावर -2, यही होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml t पे पावर -2 होता है। चलिए, अगर Q1 और Q2 की बात करूं तो एक तरीके से चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, चार्ज है, और आप जानते हो कि चार्ज होता क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी के बराबर। तो I इंटू टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, Q लिख सकते हो। यहां जानते हो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, I का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, और T यानी यहाँ पे T क्या है, समय है, समय का क्या हो जाएगा T। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT। ठीक, अब यहाँ पे Q और Q, Q1 और Q2 दोनों अलग अलग चार्ज है, लेकिन है तो चार्ज, और दोनों ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि ये AT का क्या हो जाएगा भाई, AT का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए अगर देखेंगे यहाँ पे तो L पे पावर 3 हो जाएगा। देखिए ये L और ये L मल्टीप्लीकेशन में एक तरीके से, M ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला है M-1, L फिर ऊपर चला जाएगा तो L पे पावर -3। ठीक है, L पे पावर -3। ठीक, अच्छा T पे पावर -2 है, ऊपर जाके +2 बन जाएगा, और यहाँ पे T पे पावर 2 आने वाला है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, T पे पावर 4 हो जाएगा। तो T पे पावर क्या आ गया, 4 आ गया, और A पे पावर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। A पे पावर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर, क्या आ गया, A पे पावर 2। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक, अब देखिए ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किस चीज का, एप्सिलॉन का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये एप्सिलॉन का। ठीक है, चलिए इसको हटा दूं मैं। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है क्या, E का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका, E का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो E की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो E की अगर मैं बात करूं तो E क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, F डिवाइडेड बाय Q लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml t पे पावर -2 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अभी निकाले आपने AT। ठीक, अगर अच्छे से आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ml t ऊपर जाएगा तो t पे पावर क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, a ऊपर जाएगा, a पे पावर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका E का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं क्या करूं, थोड़ा साइड में कर देता हूं। ठीक है, अच्छा ये हट नहीं पा रहा है। चलिए इसको थोड़ा अपन छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलिए इधर थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अपन लिख सकें। ठीक है, चलिए E इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहां से आप देखिए आपको निकालना क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, चलिए इसको अपन थोड़ा साइड में कर लें यहाँ पे। ठीक, देखिए जो चीज हमें चाहिए थी, E चाहिए था, निकाल लिया अपन लोगों ने। ठीक है, एप्सिलॉन चाहिए था, वो भी अपन लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, चलिए इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मैं एक तरीके से देखूं तो यहाँ पे 1/2 जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, m पे पावर -1, L पे पावर -3, T पे पावर 4 और A पे पावर 2। ठीक है, अच्छा E स्क्वायर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो इसका स्क्वायर पूरा। ठीक है, ठीक, इसका स्क्वायर, इसको थोड़ा बाजू में लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, ये क्या लिख देंगे,
m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2। इसकी अगर बात करो तो ये क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। m l t पे पावर -3, a पे पावर -2, इसका क्या हो, a पे पावर -1, ठीक है। a पे पावर क्या है भाई -1, इसका क्या है भाई स्क्वायर है। देखिए एप्सिलॉन e पे स्क्वायर है, तो आपको इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आप देखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2 इनटू, देखिए m का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, t पे पावर -6 हो जाएगा, a पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ भाई, देखिए यहां स्क्वायर किए आपने, यहां स्क्वायर किए, तो m का स्क्वायर, l का स्क्वायर, t पे पावर -3 था, -3 का मल्टीप्लीकेशन 2 में तो -6 हो गया, a पे पावर -1 था, उस पे -1 होने की वजह से 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो a पे पावर -2 हो गया। क्लियर, यहां तक के सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो अच्छे से आप देखो, ठीक है, अच्छे से आप देखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, m पे पावर -1 है, m पे पावर 2 है, ओवरऑल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा m पे। l पे पावर -3 है, यहां पे l पे पावर 2 है, तो ओवरऑल l पे पावर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। t पे पावर 4 है, t पे पावर -6 है, ओवरऑल t पे पावर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा a पे पावर 2 है, a पे पावर -2 है, तो a पे पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, m l पे पावर -1, t पे पावर -2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है अपने को, m l पे पावर -1, t पे पावर -2। क्लियर, देखिए यहां पे कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, m l पे पावर -1, t पे पावर -2, आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, और बहुत मजे आए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू बच्चों।